अकॉर्डिंग इसकी मैं मैंने आपको वैसे ऑलरेडी इसकी फाइल जो है ना एक्सेल फाइल मैंने आपके ग्रुप में कौन खिलाता मैं ऑलरेडी जो है आपको इसकी जो है फाइल जो है वो भेज चुका हूँ। ये जो है और इसमें जो है आपने इस फाइल को भी देख लेना, एक्सेल फाइल मैंने आपको शेयर कर दिया आपके साथ, इसको आपने देख लेना। जो अब जो है हमारे पास है सेल्स दो तरह की होती है। देखें हर बंदा चाहेगा कि वो सेल कैश पे करे, कि जैसे सेल करे फौरन कैश आ जाए। कैश मतलब ये है कि आपके पास इमीडिएटली आप लिक्विड है। अगर आपके पास कैश नहीं है तो इसका मतलब है कि आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन मार्केट में कंपटीशन होने की वजह से हमें क्रेडिट पे सेल्स करनी पड़ती है, और ये मजबूरी होती है बहुत से बिजनेस की, हमें क्रेडिट पर सेल करनी पड़ती है। वरना तो हर बंदे की ख्वाहिश हो कि वो क्रेडिट पे सेल क्यों करे, इमीडिएटली जो वो सेल करे उसको फौरन उसके पैसे मिल जाए, राइट। लेकिन हमारी मजबूरी ये होती है कि हमें क्रेडिट पे सेल करनी पड़ती है, ये बिजनेस का नॉर्म है। अच्छा बेशक हम जो है पाकिस्तान में हो, बेशक इंडिया में हो, बेशक एशिया में हो, बेशक अफ्रीका में हो, बेशक यूरोप में हो, अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, जहाँ भी हो, जिस मर्जी कॉन्टिनेंटल में हो, वहाँ पर बिकॉज ऑफ वन रीजन अदर रीजन जितने मर्जी घुस सकते हो, वहाँ पर कुछ हमारे पास क्रेडिट सेल्स ऐसी होती हैं जिसको हम कलेक्ट नहीं कर पाते, उसको हम कहते हैं अनकलेक्टेबल कहते हैं। और बास बुक्स में जिन बच्चों ने पहले पढ़ा होगा, जिन्होंने जो है ए लेवल्स किया है, ओ लेवल्स किया है, या आई कॉम किया हुआ है, तो उन्होंने ये मतलब वर्ड एक सुना होगा बैड डेट्स। वो बैड डेट्स यूज करते हैं कुछ जो है कंट्रीज जो है, इसको कहते हैं अनकलेक्टेबल अकाउंट्स। दोनों का मतलब एक ही है। डेट का मतलब जैसे हमारे रिसीवेबल्स हैं, तो रिसीवेबल मतलब अनकलेक्टेबल अकाउंट्स मतलब ये है जिसको हम रिसीव नहीं कर पाते। अकाउंट रिसीवेबल क्यों वापस आते हैं? बिकॉज ऑफ क्रेडिट सेल आते हैं। कैश सेल से अकाउंट रिसीवेबल का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। ऑलवेज अकाउंट रिसीवेबल कैसे जनरेट होते हैं? जब हमारे पास सेल होती है, वो होती है किसमें होती है? वो होती है क्रेडिट पे सेल। देखिए हम जब फर्ज करें ये मैंने ये कुछ लिखा, हमारे पास कैश से जितनी है, क्रेडिट से जितनी है, तो उसकी जब एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, इसकी एंट्री जब हम रिकॉर्ड करेंगे वो रिकॉर्ड करेंगे कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। यानी कि हमने एक इकट्ठी एंट्री जो है की है, पूरे महीने की एक एंट्री कर ली। तो स्पेशल जर्नल होते हैं, स्पेशल जर्नल हमें जो है वो क्या करते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं, उसमें फिर एंट्री उसकी एक रिकॉर्ड करते हैं जनरल जर्नल में, राइट। तो ये एक तरह का ये हमने डाटा स्पेशल जर्नल से लिया था, जिसमें सेल्स का जर्नल था। हमने एंड पे आके इसकी जो है एक एंट्री रिकॉर्ड कर दी कि कैश डेबिट 50,000, अकाउंट रिसीवेबल 2.5 मिलियन, और सेल जो हमारे पास 275,000 की सेल हो गई। ये हमारे पास सेल फॉर दी पीरियड है। अच्छा मैंने अब कहा था कि हमारे पास जितना मर्जी हम कर लें, जो मर्जी हम जोर लगा लें, जितने मर्जी हम क्रेडिट चेक्स कर लें, इसके बावजूद भी जो है हमारे परसेंटेज कम हो जाएगी। हमारे मुल्कों में परसेंटेज ऑफ बैड डेट्स या परसेंटेज ऑफ अनकलेक्टेबल अकाउंट जो है वो ज्यादा होगी। लेकिन जिन कंट्रीज में रूल सख्त हैं, जिन कंट्रीज में हमारे पास कुछ नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी के हैं, वहां पर भी अनकलेक्टेबल होता है, वो उसकी मजबूरी होती है। mesela ऐसा हुआ एक बंदे का बिजनेस वो बैंक हो गया, और बैंक हो गया तो उसने तो पे नहीं करना था, वो तो मजबूरी होगी, उसका बिजनेस खत्म हो गया। और या फिर ये हो सकता है कि फर्ज करें किसी बंदे की डेथ होगी, डेथ के बाद बिजनेस को ट्रांसफर करते करते लॉस हो गया, बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हो गया, तो उसने कहा मैं तो आपको पे नहीं कर सकता। तो ये चीजें बहुत से रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से जो है वो एक डेवलप कंट्री में भी हमें अमाउंट रिसीव ना हो। हाँ परसेंटेज हो जाएगी। अगर फर्ज फर्ज करें हम कहेंगे, और जो हमारे जैसे कंट्रीज हैं, पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, बांग्लादेश में हमसे बहुत बेहतर हो गया, तो वहां पर जो है मे बी परसेंटेज 1.5% हो सेल्स का, क्रेडिट सेल्स का। अच्छा इसका ताल्लुक जैसे मैंने कहा था, इसका जो ताल्लुक है वो किसके साथ है? इसका ताल्लुक क्रेडिट सेल्स के साथ है। आपको यहाँ पर 1% लिखा नजर आ रहा है, ये 1% क्यों लिखा नजर आता है मैं आपको समझाता हूँ ये क्यों लिखा है। अब हमने बात ये है कि हमारे पास हमने ये तो कहा कि जनाब बैड डेट्स होंगे, अनकलेक्टेबल अकाउंट्स होंगे, लेकिन इसकी अमाउंट को हम कैलकुलेट कैसे करें? क्या हमारे पास कोई तरीका तो होना चाहिए ना कैलकुलेट करने का। उसको कैलकुलेट करने के हमने जो है हमने मतलब ये कि जो अकाउंट्स के जो गुरु थे, उन्होंने जो है इसके दो तरीके निकाले। एक को कहते हैं इनकम स्टेटमेंट अप्रोच,
और एक को कहते हैं बैलेंस शीट अप्रोच, राइट। एक को हम क्या कहते हैं, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच कहते हैं, और एक को जो है वो बैलेंस शीट अप्रोच कहते हैं, ठीक है। अब इनकम स्टेटमेंट में आपको पता है वहाँ पर कौन कौन से अकाउंट आते हैं इनकम में स्टेटमेंट में। अभी तक जहाँ तक हमने पढ़ा है आपके लेवल तक, हमने कहा था दो तरह के जो है इनकम स्टेटमेंट में अकाउंट्स आते हैं। एक आता है सेल्स आता है, और एक आते हैं एक्सपेंसेस आते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हमने ये बात की कि हमें इनकम स्टेटमेंट अप्रोच को फॉलो करना है, इसका मतलब फौरन हमारे जहन में आएगा, क्योंकि सेल्स का ताल्लुक जो है वो हमारे पास इनकम स्टेटमेंट के साथ है, इसलिए ये सेल्स पर ही कुछ ना कुछ अप्लाई करेंगे, राइट। तो सेल्स में हमें फिर इसको दो हिस्से करने पड़ेंगे। कैश सेल्स पे हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे, हम सिर्फ किस पे अप्लाई करेंगे, क्रेडिट सेल्स पे अप्लाई करेंगे। तो नॉर्मल जो है मैंने कहीं ये 0.5% होता है, कभी कहीं 1% होता है, कहीं 1.5% होता है, कहीं 2% होता है। तो हमें ये डिपेंड करता है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है, कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। इंडस्ट्री में भी होता है, कुछ इंडस्ट्रीज में आपको पता नॉर्मली जो है बैगर्स ज्यादा होते हैं, कुछ इंडस्ट्री में बैगर्स कम होते हैं, कहीं कहीं किसी कंट्री में बैरियर ज्यादा होते हैं, किसी कंट्री में बैरियर कम होते हैं। तो हमें यहाँ पे एग्जांपल लेने के लिए, ये एग्जांपल है, दिस इज 1% इज एन एग्जांपल, ठीक है। हमने यहाँ पर ले लिया कि हमने यहाँ सपोज हमने किया कि 1% जो है हमारे बैरियर्स होंगे। अब बैरियर्स किसके होंगे, क्रेडिट सेल्स के होंगे। तो जब 1% हमने अप्लाई किया 2.5 मिलियन को, तो 25,000 हमने देखा। इसका मतलब ये है कि ये जो हमने सेल की है, ठीक है, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये नहीं पता कि किस बंदे ने, वी डोंट नो कि किसने जो है वो हमें पेमेंट नहीं करनी है, बिकॉज दिस इज अन। अगर पता हो कि जनाब जो हमारे पास जो फाद ने पेमेंट नहीं करनी, तो हम फाद को सेल ना करें, ठीक है। अगर पता है कि मुझे जैन ने पेमेंट नहीं करनी, तो मैं जैन को सेल ना करूँ। लेकिन मुझे जब एट द टाइम ऑफ सेल मुझे नहीं पता होता है किसने मुझे पेमेंट नहीं करनी है, हम तो अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए जो है क्रेडिट सेल्स करते हैं। आल्दो यहाँ पर क्रेडिट चेक भी होता है, जनाब क्रेडिट चेक करते हैं पहले, जो बड़ी आपको देने के लिए, ठीक है जनाब आपने चीज देनी है तो पहले क्रेडिट चेक करेंगे, क्रेडिट चेक की फी पे करते हैं। उसके बाद भी जो है वो अगर एक बंदे को देखते हैं ना, ठीक है क्रेडिट चेक ठीक है, फिर भी जो है रिस्क होता है हमारे पास कि ये बंदा जो है कुछ कोई ना बंदा डिफॉल्ट कर जाएंगे, परसेंटेज कम हो जाएगी। जैसे मैंने कहा परसेंटेज कम हो जाएगी, हमने यहाँ पर सपोज किया कि परसेंटेज हमारा 1% है, तो हमने देखा कि हमारे पास जो है जो 2.5 मिलियन की सेल है, अगर इसका 1% हम ये एज्यूम करें, हमने एज्यूम करना है कि हमारे पास जो 1% है वो हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, वो अनकलेक्टेबल हो जाएगा, वो एक्सपेंस बन जाएगा। अनकलेक्टेबल मतलब है एक्सपेंस बन जाएगा। तो अब हमारे पास जो है इसको हम अनकलेक्टेबल एक्सपेंस कह लें या बैडेड एक्सपेंस कह लें, जो भी हम कह लें, हमने कहा ना 1% ऑफ दिस सेल विल बी अनकलेक्टेबल। हमने कहा ठीक है इसके हम एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे, हमने बैडेड एक्सपेंस अनकलेक्टेबल एक्सपेंस डेबिट कर दिया, ठीक है। ये जो है 25,000 से, और इसको जो है हमने 25,000 अलाउंसेस फॉर अनकलेक्टेबल अकाउंट। अच्छा, ये अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अलाउंसेस फॉर अनकलेक्टेबल अकाउंट। जैसे मैंने कहा था कि अभी तक हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट हमने कौन सा रखा था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो अब हमारे पास एक अकाउंट रिसीवेबल भी एक एसेट है हमारा, इसके लिए भी हमें एक कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट बनाना पड़ेगा, और उस कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट का नाम है रखा है अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल अकाउंट्स या अलाउंसेस फॉर अनकलेक्टेबल अकाउंट्स, राइट। ये हमने एक जो है नया कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट जो है, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट, ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट किसके अगेंस्ट है, ये हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल के अगेंस्ट है। दिस कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट इज अगेंस्ट द अकाउंट रिसीवेबल। आप इसकी समझ में आया तो प्लीज बोलें। हम इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, ये पार्शियल बैलेंस शीट मैंने बनाई है, ये हमारे पास एक तरह की पार्शियल बैलेंस शीट है। हम इसमें शो करेंगे, ये एग्जांपल है, ठीक है। आपने ये फिगर इससे मैच इसने करा, ये फिगर डिफरेंट आएगी। हमने कहा जी फर्ज करें हमारे अकाउंट रिसीवेबल जो थे वो जो थे 870000 थे एट द एंड ऑफ द पीरियड, ठीक है। हमारे पास कितने थे,
और इसमें से अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल जो है 44,200 है। ये मैं बताऊँ कैसे आया है, ये बताएंगे। इसका मतलब है कि जो नेट हमारे रिसीवेबल्स हैं जो बैलेंस शीट में हमारे पास एसेट्स में ऐड होंगे वो 825,800 होंगे। ये हमारे पास कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है जो कि हमारे इस एसेट की वैल्यू को कम कर रहा है। ये बिल्कुल सेम है इसका रोल जैसे हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का रोल होता है। ठीक है, और ये बस इतना सा ही कंसेप्ट है, इससे बड़ा कंसेप्ट नहीं है जो हमारे पास इनकम स्टेटमेंट अप्रोच में है। और फिर जब होता ये है, अभी हमें इस स्टेज पे पता नहीं है कि किसने हमें पैसे नहीं पे करने, हमें एंड पता चलता है कि जनाब हमारे पास जो है ये जो है बच्चे जो हमारे पास है, मैं देखता हूँ कौन हमारे पास है। फर्ज करें हमें पता चलता है कि यहाँ जो जुहेब है ना, इसने कहा ना बात यह है कि मैं तो पैसे पे नहीं कर सकता, मैं जो पैसे पे नहीं कर सकता। जब पैसे पे नहीं कर सकता इसका मतलब हमें क्या, अब हमें पता चल गया है, उसने बैंकरप्सी फाइल कर दी है, उसने बता दिया है कि जनाब देखो मैं तो बैंकरप्ट हो गया हूँ, तो मेरे पास तो अब पैसे नहीं है कि मैं जो है उसको पे कर सकूं। तो अब हमारे पास देखें, मैं यहाँ देखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर ये कुछ अकाउंट बनाए हैं, ये देखते हैं, ये हमारे पास जो है ये इनकम स्टेटमेंट अप्रोच के तहत अकाउंट बनाए हैं। हमने कहा ना बैड डेट्स अनकलेक्टेबल 25,000 जो है हमने जो है डेबिट कर दिया, ये एक्सपेंस हो गया, ये क्लोज कर देंगे हम एट द एंड ऑफ द ईयर। और ये हमारे पास जो है, ये हम देखते हैं, एक हमारे पास जो है ये हमारे पास कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, तो अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट जो है उसमें हमने क्या करना है, हमने कहा कि हमारे पास ना इसका बैलेंस ओपनिंग कुछ आ रहा था। ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा था, क्योंकि ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्या आ रहा होगा, हमेशा कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना आता होता है, जो जो भी होगा वो क्रेडिट होगा। एसेट हमारा डेबिट होता है, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट में ये 12,000 आ गया जो कि हमारा बैलेंस था। 25,000 हमने इसमें और जो है रिकॉर्ड कर दिया, तो ये टोटल जब इसमें ऐड हो गया तो 37,000 बन गया। ये हमारे पास इनकम स्टेटमेंट अप्रोच है जिसके तहत हमने ये इसको रिकॉर्ड कर दिया। अब ये है कि अगर मैंने यहाँ पर जो है ये 31st जो है वही मैं यहाँ पे एक और एंट्री करता हूँ। मैंने कहा जनाब ये 31 जनवरी है, राइट। 31 जनवरी को मैंने कहा कि इसमें से ये जो मैंने एंट्री रिकॉर्ड की है, मैंने कहा ना 4,000 ऐसे थे कि मुझे जो है वो फाद ने कहा जनाब मैं पैसे नहीं पे कर सकता, मेरी मजबूरी है। अब हमने क्या किया कि फाद को हमने अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करना है। हम एक दफा एक्सपेंस को डेबिट कर चुके हैं, हम बार बार एक्सपेंस को डेबिट नहीं करेंगे। ठीक है ना, हम एक दफा जो है एक्सपेंस को डेबिट कर चुके हैं, बार बार हम एक्सपेंस को डेबिट नहीं करेंगे। ये जो है ये बैड डेट्स एंड कलेक्टेबल अकाउंट या बैड डेट एक्सपेंस जो है ये सेम है। ठीक है ना, ये इससे आप परेशान ना होइएगा। ये जो हमारे पास ये है ना बैड डेट एक्सपेंस है, कलेक्टेबल एक्सपेंस, इसको मैं डेबिट कर दिया। अब मैंने एक दफा यहाँ पे एक्सपेंस बुक कर चुका हूँ, मैं दोबारा एक्सपेंस बुक यहाँ पर नहीं करूंगा। मैंने जब अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट को जो है क्रेडिट करना है तो मैं उसको क्रेडिट करके प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को, ये जो मैंने प्रोविजन रखी थी कि इतने बंदे मेरे जो हैं वो मुझे जो है वो पैसे पे नहीं करेंगे, तो मैंने उसको जो है यहाँ पर जो है इसको डेबिट कर दिया 4,000 से। तो जब 4,000 से मैं इसको डेबिट करूंगा तो मेरे पास बैलेंस कितना आ जाएगा, ये जो है ये मेरे पास पहले से था, और जो है इसमें से मैं माइनस कर दूंगा ये अमाउंट, तो मेरे पास जो है 33,000 जो है वो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अगर मैंने कोई एक्चुअल राइट ऑफ कर दिया जो पहले से मुझे पता चल गया कि इसके पैसे मुझे पे नहीं करने हैं, तो ये हम इसलिए क्रिएट करते हैं कि हमें पता नहीं होता कि किसने हमें जो है पैसे पे नहीं करने। ठीक है जी, यहाँ तो क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन, और बोलो पुत्र। सर क्लियर है सर। ठीक है, ये सर। जी सिमरन।
सर बाजिन अभी ये ज़ेब क्या करें आप? सर मैं अभी आई हूँ घर, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। सर आप पूछ रहे हैं? जी मैं पूछा था कि जो समझाया समझ आई कि नहीं आई। मैं इसको क्विकली रिपीट करता हूँ ताकि हम आगे चलें, ताकि आगे आपको समझ आती रहे। हमने ये कहा जी कि सर। हमारे पास दो तरह की सेल्स होती हैं। सेल्स कैश सेल्स भी होती हैं, क्रेडिट सेल्स भी होती हैं। क्रेडिट सेल्स में व्हाट्सोएवर इज द कंट्री, व्हाट्सोएवर इन इंडस्ट्री, जो मर्जी इंडस्ट्री हो जाए उसमें कुछ ना कुछ बैड डेट्स होते हैं जो हमें अनकलेक्टेबल अकाउंट्स भी कहते हैं, जो पैसे रिसीव नहीं कर सकते। तो हमने अब उसकी परसेंटेज कैसे निकालनी है, हमारे पास जो है हाउ टू कैलकुलेट अनकलेक्टेबल अकाउंट्स कैसे करेंगे। दो अप्रोच होती है हमारे पास। एक होती है इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। अच्छा, एक तो ये है कि जैसे सेल होगी हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है कैश डेबिट 250,000, अकाउंट रिसीवेबल 2.5 मिलियन और सेल्स हमने क्रेडिट कर दी, टोटल से क्रेडिट कर दी। राइट, यहाँ तक हो गया। अब हमने ये देखना है कि हमने फर्ज करें, अज्यूम किया कि हमारे पास 1%, जब हमने बात की इनकम स्टेटमेंट अप्रोच, इनकम स्टेटमेंट में वापस सेल्स होती है और सेल्स की हम बात कर रहे हैं, क्रेडिट सेल्स पे हमने इसको अप्लाई करना है, टोटल सेल पे हम इसको अप्लाई नहीं करना है। याद रखना है आपने, क्रेडिट सेल पे हमने 1% अप्लाई किया, हमने कहा ये रेट हमारे हम कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो हमने यहाँ पे लिखा बैड डेट्स एक्सपेंस या अनकलेक्टेबल जो है अकाउंट्स डेबिट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, हमने यहाँ पर दोनों लिख सकते हैं, बैड डेट एक्सपेंस या और अनकलेक्टेबल। राइट, अनकलेक्टेबल अकाउंट्स हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम जो है यहाँ पर ये पैसे हम कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, ये हमारा एक्सपेंस हो जाएगा। तो माइंड कर रहे हैं, तो ये करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अभी हमने कहा कि अनकलेक्टेबल जो भी अकाउंट हमारे पास होगा उसको यूज करेंगे। तो हमने जब 1% अप्लाई किया 25,000 आ गया था, तो 25,000 डेबिट और अलाउंस 25,000 क्रेडिट, ये भी 25,000। ठीक है जी। अब हुआ ये कि हमने यहाँ पर ये जो जिसको कहते हैं अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल अकाउंट्स, तो ये हमने एक अकाउंट जो है वो बना लिया और इसको हम सम टाइम कहते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी कहते हैं। ये क्या कहते हैं? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी कहते हैं। आपने जो किसी बुक से ये पढ़ा होगा। अभी हम जो है अलाउंसेस फॉर अनकलेक्टेबल अकाउंट्स को जो हम पहले जनरेट कर चुके हैं, हमने कहा कि इसमें से फहद जो है उसने 4,000 हमें पे नहीं किया है, तो उस फहद ने पे ना करने की वजह से हमने एक दफ़ा क्योंकि एक्सपेंस बुक कर चुके हैं, बैड डेट एक्सपेंस अनकलेक्टेबल को डेबिट कर चुके हैं। अब जब दोबारा एक्चुअल एक्सपेंस होगा हमने दोबारा इसको एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करना है, हमने उसको अलाउंस में से लेस करना है। हमने इसको अलाउंस में से लेस करना है। 4,000 हमने फहद ने पे नहीं किया, हमने कहा ये अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर दें, ताकि पैसे अब तो पैसे आने नहीं है, तो अलाउंस में से हम 4,000 जो है उसको डेबिट कर देंगे। अलाउंस क्या है, हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट एसेट अकाउंट है जिसका हमेशा बैलेंस क्या होगा, नॉर्मली क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। तो ये नीचे जो है हमने जो है इसकी बैलेंस शीट में हम ऐसे इसको रिपोर्ट करेंगे कि टोटल अकाउंट रिसीवेबल एट द एंड ऑफ पीरियड कितने हैं, और इसमें से हमारे पास जो है अनकलेक्टेबल अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल कितना हमने बनाया है माइनस करेंगे, तो जो नेट रिसीवेबल हमारे पास बैलेंस शीट में आएंगे इतने आ जाएंगे। ये हमारे पास जो है हमने जो है बैड डेट्स अनकलेक्टेबल अकाउंट बनाया है। तो इसको जो है मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ ताकि हमारे पास कंफ्यूज क्रिएट ना हो। हमने इसको 25,000 से डेबिट कर दिया और ये हमारा टोटल बैलेंस आ गया। तो 25,000 हमारा एक बैड डेट एक्सपेंस है, ये अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस है। फिर हमारे पास जो है जो हमने अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ठीक है, जैसे मैंने कहा दोनों अकाउंट जो है आपको कहीं नजर आएंगे तो आपने परेशान नहीं होना है। राइट, इसको हम समटाइम कहते हैं कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ठीक है, ये भी आपको नजर आता है समटाइम। तो इसमें ओपनिंग बैलेंस 12,000 का था, 25,000 हमने और यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया, 37 हो गया। जब हमने इसको राइट ऑफ किया, एक्चुअल राइट ऑफ किया जब हमने इस जो है 4,000 को, तो इससे हमने इसका बैलेंस कम कर दिया, तो क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास 33,000 आ जाएगा। ये हमारे पास थी अप्रोच थी, इसको कहते हैं इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। राइट, अब हमने कहा कि हमारे पास एक और अप्रोच भी है, वो ज्यादा हम कहते हैं टेक्निकल अप्रोच है, उसको हम कहते हैं जनाब
उसको कहते हैं कि बैलेंस शीट अप्रोच। अच्छा, बैलेंस शीट अप्रोच में हमारे पास क्या होता है? बैलेंस शीट अप्रोच में हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल होते हैं। अब क्योंकि लोगों ने अगर पैसे हमें नहीं पे करने हैं तो वो अकाउंट रिसीवेबल में से पे नहीं करने ना, राइट? लोगों ने अगर पैसे पे नहीं करने हैं तो अकाउंट रिसीवेबल में से पे नहीं करने। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं जनाब, देखें हम यहाँ पर इसकी करते हैं एजिंग ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। एजिंग ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, हमने कहा कि टोटल हमारे पास जो अकाउंट रिसीवेबल एट द एंड ऑफ पीरियड है वो 870 है। ये हमने कैटेगरीज वाली 1 2 3 4 5 कैटेगरी वाली, कि अभी तक जो ड्यू नहीं हुए हम समझते हैं कि उसमें से 1% हम लोग पे नहीं करेंगे। अच्छा, ये जो परसेंटेज है ना, ये वेरी कर सकती है। ये हमारे पास कंपनी टू कंपनी, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करती है, क्योंकि ये गिवन होगी क्वेश्चन में, ये भी गिवन होगा क्वेश्चन में, और ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा, और टोटल बैलेंस भी गिवन होगा, और अमाउंट भी गिवन होगी, किस किस कितनी कितनी अमाउंट जो है किस किस पीरियड की आउटस्टैंडिंग है। वैसे तो प्रैक्टिकल हम खुद कैलकुलेट कर रहे होते हैं बैठ के, बड़ा लंबा हिसाब किताब करना पड़ता है। आजकल भी हम एक काम कर रहे हैं उसमें, एक हमारा जो है क्लाइंट है उसकी इतनी सेल्स है कि उसको हम जो है एजिंग करनी पड़ रही है हमें, उसको काफ़ी मेहनत लगी है पूरा बच्चे का जो है, मतलब 2 दिन हमारे उस बच्चे ने लगाए हैं उसको जो है इसकी एजिंग निकालने के लिए। तो फिर एजिंग पे अब हमने कहा कि वो अभी तक जो ड्यू नहीं हुए वो 1% है, जो पास्ट ड्यू है जिनको 1 से 30 डेज हो गए, पास्ट ड्यू हो चुके हैं उनको 5% है, जो 31 से 60 डेज हैं वो 7% है, और जो 61 से 90 डेज है वो 15% है, और ये जो पास्ट ड्यू है 91 डेज हो गए अभी तक उन्होंने पे नहीं किया वो 30% है। अच्छा, यहाँ पे 50% भी हो सकता है, यहाँ पे 30% भी हो सकता है, यहाँ पे 10% भी हो सकता है, कोई भी परसेंटेज हो सकती है, लेकिन ये आपको गिवन होगी। इसको हम कहते हैं एजिंग ऑफ अकाउंट। अब हमने हर अमाउंट पर ये परसेंटेज अप्लाई करके ये टोटल वैल्यू निकाल देनी है। हमने जब ये अप्लाई किया 1% निकाला तो ये आ गया, यहाँ 5% निकाला इस अमाउंट का तो ये आ गया, 7% निकाला इस अमाउंट का तो ये आ गया, 15% निकाला तो ये आ गया, और 30% निकाला तो ये आ गया। टोटल जो हमारे पास आ गए 44,200 आ गए। इसका मतलब है कि टोटल जो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल हैं उसमें से हम 44,200 जो हैं वो रिसीव नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अब आपने एक बात याद रखनी है, जब हमने यहाँ पर एंट्री करनी है तो यहाँ पर हमें बहुत केयरफुल होना है। हमने टोटल कहा जनाब 44,200 है। अब हमने जब एंट्री रिकॉर्ड करनी है हमने कहा 44,200 हमने इसको कैलकुलेट किया है। ऑलरेडी जो बैलेंस अपेयर हो रहा है, बैलेंस ऑलरेडी कितना अपेयर हो रहा है ये देखें। यहाँ पर उस अप्रोच में हमने बैलेंस को इग्नोर किया था, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच में बैलेंस इग्नोर किया था, लेकिन जब हम फॉलो करेंगे बैलेंस शीट अप्रोच को तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें जो है इसको बैलेंस कितना लेके आना है, 44,200 लेके आना है, तो 12,000 हमें माइनस करके बाकी को एज एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मैं रिपीट करता हूँ, जब हमने एजिंग ऑफ अकाउंट रिसीवेबल किया तो उसमें बैलेंस हमने निकाला 44,200 निकाला हमने। मैंने कहा कि 44,200 हमारा बैलेंस आना चाहिए। ऑलरेडी कितना बैलेंस आ रहा है, 12,000 आ रहा है। जब मैंने 44,200 12,000 माइनस करूंगा तो कितना हमें और रिकॉर्ड करना है, 32,200 रिकॉर्ड करना है। बैलेंस शीट अप्रोच में हमें इस बात का ख्याल रखना है। और जब हम यहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो यहाँ पर हम 25,000 की बजाय क्या रिकॉर्ड करेंगे, 32,200 डेबिट और 32,200 क्रेडिट। ठीक है जी। अब हम जब इसकी पोस्टिंग करेंगे तो ये नीचे देखें, ये मैंने जो है ना वो बैलेंस शीट अप्रोच ये बनाई है, तो यहाँ पर 32,200 की हम रिकॉर्ड करेंगे तो बैलेंस इतना आ जाएगा। फिर जब हमने राइट ऑफ किया 31 अगस्त 2 जनवरी को, फर्ज करें हमने देखा कि जो है फहद ने कहा ना मैं पैसे पे नहीं कर सकता, तो हमने कहा अच्छा ठीक है जनाब, इसको हम जो है फिर अकाउंट रिसीवेबल को हम क्रेडिट कर देंगे, और इसको यहाँ पर हम इसको डेबिट कर बैलेंस माइनस दिस। अब मुझे ये बताएं कि जितना हमने अभी पढ़ा है, क्विकली सब बच्चे खामोश हैं या तो किसी को समझ नहीं आया? ये छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ आपने क्या करना है, आपने एजिंग करनी है, सारा डाटा गिवन होगा, परसेंटेज का आपने अप्लाई करना है। बहुत आसान सवाल है, यहाँ ये भी गिवन होगा, ये परसेंटेज भी गिवन होगी, और ये अमाउंट भी गिवन होगी। आपने सिर्फ
इसको मल्टीप्लाई करना है और ये अमाउंट निकालनी है, और ये अमाउंट निकालने के बाद आपने इसकी एंट्री बस कर देनी है जितना बैलेंस आएगा। दिस इज दैट्स ऑल। अब मैंने आपको जो है ना आपका एग्जाम का क्वेश्चन जो है ये करवा दिया। ज़रा हमारे पास अमाउंट डिफरेंट होंगी, हमारे पास चीज़ें डिफरेंट होंगी, लेकिन ये है कि ये हमारे पास जो है बैलेंस आ जाएगा। जी अब इसमें से किसी बच्चे को कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली प्लीज। सर ये जो हम एजिंग करते हैं सर अकाउंट रिसीवेबल्स की सर। अच्छा मैं बताता हूँ। अच्छा अब देखें, एजिंग का मतलब ये है कि आपने देखना है कितनी पुरानी है। मसलन ये जो सर हम बैलेंस शीट के लिए करें ना सर। जी बैलेंस शीट अप्रोच की बात करो। अब अगर फर्ज करें फहद जो है वो 20 साल का है, ठीक है, तो उसकी ब्रैकेट डिफरेंट होगी। अब जो है वो जो है अब्दुल रहमान 15 साल का है, तो उसकी एज डिफरेंट होगी, इसका ग्रुप डिफरेंट होगा। हमने यहाँ पर ग्रुप बना दिए। हमने ये ग्रुप जो बनाए हैं ये आपको एग्जाम में गिवन होंगे, ठीक है। ये ग्रुप है ना, ये गिवन होंगे ना, ये आपने ग्रुप बनाने हैं और ये परसेंटेज आपने अप्लाई करनी है, ठीक है। और ये बैलेंस इस ग्रुप में आ रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन एग्जाम में क्योंकि ये सब चीज़ें गिवन होती हैं, आपने सिंपल ये टेबल बनाना है। ये 3 कॉलम आपको गिवन है, दिस वन, दिस वन और दिस, ये 3 कॉलम आपको गिवन होंगे, राइट। आपने सिंपल परसेंटेज अप्लाई करनी है और टोटल करना है। और फिर आपने एक उसने बताया होगा आपको कि जनाब हमारे पास जो है अलाउंसेस फॉर जो है डाउटफुल अकाउंट्स, या जिसका जिसका नाम जो है प्रोविजन फॉर जो है फॉर बैड डेट्स। तो ये हमारे पास जो है ये गिवन होगा, बैलेंस ओपन बैलेंस गिवन होगा। उसमें हमने इसको ऐड करना है। ये मैंने बार बार कहा, ये हमारा कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। कॉन्ट्रा एसेट का मतलब क्या होता है, जो हमारे एसेट को वैल्यू को कम कर रहा होता है। कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट क्या होता है, जो हमारी वैल्यू को कम कर रहा होता है, हमारी एसेट की वैल्यू को कम कर रहा होता है। ये मैंने बताया था बैलेंस शीट में, पार्शियल बैलेंस शीट में अकाउंट रिसीवेबल आएगा 870,000 लेस अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल अकाउंट्स, वो 44,200 है। और नेट अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास 825 आ जाएंगे, जो कि हम अपने एसेट्स में ऐड करेंगे। बैलेंस शीट अप्रोच में हमारे पास थोड़ी सी अमाउंट डिफरेंट आती होती है, और जो है इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास अकाउंट अमाउंट डिफरेंट आती होती है। लेकिन एक बात हमें याद रखना है कि हम जो प्रैक्टिस फॉलो करेंगे उसी को ही फॉलो करेंगे, बार बार हम जो है इसको चेंज नहीं करते होते। इसका कहना ठीक है, इसमें हमारा ये एडवांटेजेस है, एडवांटेज हमारा इसमें ये ले लें, इसमें हमारा ये एडवांटेज इसमें ये ले लें। हम जो भी प्रैक्टिस फॉलो करते हैं उसको हमें ईयर बाई ईयर फॉलो करना पड़ता है। और हाँ, अगर बहुत मजबूरी हो तो फिर जस्टिफिकेशन हम इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिर जब चेंज करेंगे तो फिर उसको फॉर सो मेनी ईयर्स हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा, until unless there is no justification। जी बच्चों। जी तारीम बेटा आप बोले। तारीम सर। बेटा। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा जी जेब, कौन बोल रहे हैं? सर अंश। दानियाल बोले। सर सर मेरा ना इंटरनेट बहुत ज्यादा। सर जी जी सर मेरा ना इंटरनेट फ्लक्चुएट कर रहा है, तो मैं क्लास में काफी मुश्किल हो रही है मुझे। तो मैंने अटेंडेंस वगैरह लिख दिया, तो कभी इंटरनेट जो है ना जा सकता है, तो आप मेरी काइंडली अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा। मैं क्लास में ही हूँ अभी भी। कौन बोल रहे हैं आप? सर अंश। अंश बोल रहे हैं। अंश बेटा बात ये है कि ठीक है, मुझे कोई इतराज नहीं है, आपकी क्लास जो है मैं वो मार्क कर दूंगा, मैं अटेंडेंस मार्क कर दूंगा। लेकिन मैंने जैसे बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो है मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, और इसका जो है मैं क्या करूंगा, मैं इसका लेक्चर बना के भी कोशिश करूंगा, तो मैं सैटरडे संडे को कर दूंगा, ठीक है ना।
सर मैं क्लास में ही हूँ, क्लास ले रहा हूँ, लेकिन इंटरनेट बहुत ज्यादा जो है ना वो मेरा फ्लक्चुएट कर रहा है, तो जिसकी वजह से कभी मेरी क्लास मीटिंग जो है वो खत्म हो जाती है, फिर दोबारा मैं कनेक्टिंग पे आ जाता हूँ, तो काफी मसला हो रहा है इस वजह से। बट आई एम सॉरी कि मेरी वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। मेरा दिल तो ये था कि हम कैंपस क्लास करते। यूनिवर्सिटी में वेलकम भी